एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 24 सितंबर। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर थी। तो सबसे पहले ये एक आर्टिकल है, ये जहाँ पे एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने सुसाइड कर ली है, और ये बहुत ही दुखदायक न्यूज़ आई है। ठीक है, वैसे यूपीएससी के बारे में द हिंदू में 3-4 बार टॉपिक कवर हो चुकी है। एक तो ये कवर थी कि एक इंडिविजुअल थे जिन्होंने फर्जी डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट बनाकर यूपीएससी में ज्वाइनिंग ले ली थी। तो उसके वजह से यूपीएससी न्यूज़ में थी। फिर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स में बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ की इश्यूज बढ़ चुकी हैं या बढ़ गई हैं, उस पर एक आर्टिकल थी लंबी चौड़ी, जिसके बारे में आपके साथ मैंने डिस्कस भी किया हुआ था, राइट। उसके वजह से यूपीएससी न्यूज़ में थी। अभी 2-3 इंडिविजुअल की कोचिंग इंस्टीट्यूट की बेसमेंट में डेथ भी हो गई थी हेवी रेनफॉल की वजह से। और अब ये एक एस्पिरेंट है जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जिसकी वजह से यूपीएससी के बारे में दोबारा न्यूज़ आई हुई है। अब हमें पता होना चाहिए कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, क्योंकि हम इसी के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है कि नीचे दी गई 4 में से कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कौन कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो उसके हिसाब से यूपीएससी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं यूपीएससी के बारे में। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, याद रखनी है आपको। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई है। ये यूपीएससी के अंदर चेयरमैन और मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी स्ट्रेंथ को स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कितने मेंबर्स होनी चाहिए या क्या इसकी कंपोजिशन होनी चाहिए। वो कम्प्लीटली डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट के पास कि प्रेसिडेंट डिफाइन करेगी कि क्या कंपोजिशन यूपीएससी की होनी चाहिए। अब कोई क्वालिफिकेशन भी प्रिस्क्राइब नहीं है कमीशन में कि आ, जो मेंबर्स हैं वो कैसे अपॉइंट किए जाएंगे। पर एक सिर्फ क्राइटेरिया मेंशन है कि 1/2 जो भी मेंबर्स रहेंगे कमीशन के अंदर, वो अपॉइंट किए जाने चाहिए यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के जॉब के अंदर। अगर उन्होंने 10 ईयर तक सर्व किया है तो ये एक क्राइटेरिया रहेगी जिसपे 1/2 मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने अथोराइज किया है प्रेसिडेंट को कि सर्विस, जो कंडीशन ऑफ सर्विस है या स्ट्रेंथ है, वो प्रेसिडेंट ही डिफाइन करेंगे या डिटरमाइन करेंगे। चेयरमैन और जो मेंबर्स रहते हैं कमीशन के, वो 6 ईयर के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं या 65 ईयर एज अटेंड कर लेते हैं तब तक। आपको याद रखनी है उससे पहले ये दोनों में से जो भी अर्लियर होगी तब तक ये ऑफिस को होल्ड करेंगे। तो 6 ईयर है और 65 ईयर, अर्लियर टू 65 ईयर, ठीक है। अब रेजिग्नेशन अगर देनी होगी तो प्रेसिडेंट को ही ये देते हैं। और यूपीएससी एनुअली रिपोर्ट प्रेसिडेंट को अपनी देती है और फिर प्रेसिडेंट उसे बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में प्लेस कर देती है। अब प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ पोस्ट सर्विस या मैटर जो यूपीएससी के परव्यू के अंदर है उसको एक्सक्लूड भी कर सकती है। और यूपीएससी की जो भी रिकमेंडेशन रहती है वो एडवाइजरी नेचर रहती है, याद रखनी है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है पर ये बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे। चाहे तो गवर्नमेंट मान भी सकती है इनकी रिकमेंडेशन, चाहे तो नहीं भी मान सकती है। अब ये एक आर्टिकल आई है जहां उड़ीसा गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने ज्वाइन कर लिया आयुष्मान भारत हेल्थ कवरेज स्कीम को। हालांकि उड़ीसा गवर्नमेंट की खुद की ऐसी हेल्थ कवरेज स्कीम थी, पर अब साथ साथ में उन्होंने इससे भी ज्वाइन कर लिया। तो आयुष्मान भारत हेल्थ कवरेज स्कीम के बारे में देखेंगे। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो फाइनेंस की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। फुली फाइनेंस्ड है, याद रखनी है। लॉन्च कब की गई है तो 2018 में। 5 लाख की हेल्थ कवरेज इसमें प्रोवाइड की जाती है सेकेंडरी केयर और टर्शियरी केयर के लिए, याद रखनी है। बेनिफिट्स क्या क्या हैं तो सर्जरी कवर करती है, मेडिकल डे केयर ट्रीटमेंट, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक्स। फंड कैसे दिए जा रहे हैं तो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जिसकी खुद की लेजिस्लेचर है, ये तीनों में कैसे फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो 60-40 रेशियो से 9:10 रेशियो में फंड अलोकेट किए जाएंगे अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो या जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, उनमें। और 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी यूनियन टेरिटरी जिनकी लेजिस्लेचर नहीं होती है। अब डायरेक्ट स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ सकती है कि जो फंड की जो शेयरिंग है वो 60-40 रेशियो में है यूनियन टेरिटरीज में, स्टेट्स में, और यूनियन टेरिटरीज जिसकी लेजिस्लेचर नहीं है। तो ऐसे करके आपको कन्फ्यूज किया जा सकता है, तो याद रखनी है अलग अलग फंडिंग शेयर्स डिटरमाइन किए गए हैं, ठीक है। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को कंस्टिट्यूट किया गया है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 8060 के तहत, जो स्टेट यूनियन लेवल पे इस पर्टिकुलर योजना को इम्प्लीमेंट कर रही है। और स्टेट लेवल पे
स्टेट हेल्थ एजेंसी को बनाई गई है, जो एपेक्स बॉडी रहेगी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, जो रिस्पॉन्सिबल रहेगी पीएमजे स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 के द्वारा डिटरमाइन की जाएगी एलिजिबिलिटी, याद रखनी है, और कोई सी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है फैमिली साइज हो या एज या जेंडर पे। तो ये कुछ फैक्ट्स थी जो हमें पता होनी चाहिए। अब ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल आई है, फसाई ने अपनी गाइडेंस या नोटिस एक प्रोवाइड किया तमिलनाडु फिल्म्स को कि घी अडल्ट्रेशन में भी उन्हें देखना है, क्योंकि अभी तिरुपति लड्डू पे बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो गई थी, राइट, कि उस पर्टिकुलर लड्डू में घी की जगह पे एनिमल फैट्स को यूज़ किया जा रहा था। तो हम देख लेते हैं फसाई के बारे में, प्रीलिम्स के लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म है इसकी, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। काम क्या करती है, तो मैन्युफैक्चर को रेगुलेट करती है, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट जो भी फूड आर्टिकल्स है उस पे स्टैंडर्ड ये प्रोवाइड करती है, और फूड सेफ्टी को ये रेगुलेट करती है। फसा इस्टेब्लिश कैसे हुई है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत। और फसाई को हेड कौन करता है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन रहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। आपको याद रखनी है, ये हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर है, तो अब इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसको यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ही चेयर करते हैं, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन इसे हेड करते हैं, याद रखनी है। काम क्या क्या करती है, तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड की रेगुलेशन ये लेक डाउन करती है। लेबोरेटरीज की फूड टेस्टिंग की गाइडेंस को ये बताती है। साइंटिफिक और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो भी फूड के रिगार्डिंग है उससे उसकी डेवलपमेंट करती है ये, और डेटा वगैरह कलेक्ट करती है, जैसे कि फूड कंजप्शन हो या कंटामिनेशन हो या इमर्जिंग रिस्क जो भी फूड से रिलेटेड होगी। और प्रमोट करती है अवेयरनेस फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन के लिए इंडिया में। ये कुछ फंक्शंस हैं, फंक्शंस पे यूपीएससी स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकती है, या क्या क्या फंक्शंस हैं फसाई की, ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हुई है कुछ कुछ पर्टिकुलर बॉडीज़ के बारे में, इसलिए ये फंक्शन भी हमें पता होना चाहिए। अभी एक पर्टिकुलर न्यूज़ आई है क्लेड 1B के बारे में, ये एम्पॉक्स की स्ट्रेन है, ठीक है। याद रखनी है क्लेड 1B ये एम्पॉक्स की स्ट्रेन है। डायरेक्टली यूपीएससी आपसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली क्लेड 1B देखी गई है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम एम्पॉक्स यानी मंकी पॉक्स के बारे में भी देख लेते हैं जल्द से। तो इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है जो ह्यूमन एनिमल्स दोनों में ये हो जाती हैं, देखी गई है ये डिजीज़। सिम्टम्स क्या हैं, तो रैसेस हो जाती हैं जो ब्लिस्टर्स यानी फोड़े की फॉर्म ले लेती हैं, फीवर हो जाती है, और लंप नॉट्स में भी सूजन यानी स्वेलन हो जाती है। अगर इसकी इन्फेक्शन रेट अगर बहुत माइल्ड है तो खुद ब खुद इंडिविजुअल रिकवर कर लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे अगर इन्फेक्शन फैली है तो ट्रीटमेंट चाहिए होगी। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होती है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट अगर इन्फेक्टेड स्किन की आ जाती है, या बॉडी फ्लूइड्स या सेक्सुअल कांटेक्ट अगर है, तो ये फैल जाती है एक दूसरे इंडिविजुअल यानी दूसरे जो व्यक्ति हैं उनमें। अभी तक कोई वैक्सीन इसकी डेवलप नहीं की गई है स्पेसिफिकली। एमपॉक्स के लिए स्मॉल पॉक्स वाली वैक्सीन ही अभी इफ़ेक्टिव साबित हुई है, तो उसी ही यूज़ की जा रही है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं है एमपॉक्स की। और एमपॉक्स एंडेमिक कहाँ है, तो सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में, याद रखनी है। और इसकी जो नेचुरल रिजर्वायर है वो सस्पेक्ट की गई है छोटी मैमल्स में, मैमल्स की जो स्पीसीज हैं उसमें। हालांकि नाम है मंकी पॉक्स, पर ये हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि मंकी से ही फैलती है, याद रखनी है, नाम है मंकी पॉक्स, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन केसेस कहाँ डायग्नोस्टाइज कहाँ देखी गई हैं, तो 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। आपको याद रखनी है ह्यूमन केसेस ही देखी गई हैं, कोई एनिमल में नहीं देखी गई थी, ठीक है। याद रखनी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखी गई है पहली केसेस। ये एक आर्टिकल आई हुई है जहाँ पे चाइना की बात की गई है कि चाइना कैसे ट्रेड की बेस अपनी ब्रॉड कर रही है और इंडिया नहीं कर पा रही है, यही सारी चीज़ें मेंशन थी। इसमें आसियान के बारे में मेंशन है कि कैसे चाइना ने जो अपनी ट्रेड की जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर ली है आसियान वाली जो ब्लॉक है उसमें। तो आसियान के बारे में हम देख लेंगे। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, कॉमनली इसे आसियान कही जाती है शॉर्ट फॉर्म में, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 10 स्टेट्स की जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, उसके बीच में। आपको याद रखनी है 10 स्टेट्स हैं इसमें, ठीक है। मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं 6 मिलियन पीपल्स, और लैंड एरिया कवर करते हैं 4.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में। कुछ फैक्ट्स हैं जो यूपीएससी आपसे डायरेक्टली पूछ सकती है। आसियान के जो मेंबर्स हैं उनमें इंक्लूडेड है फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज जो भी वर्ल्ड के हैं। और हेडक्वार्टर्स कहाँ आसियान की, तो याद रखनी है जकार्ता, इंडोनेशिया। अब आसियान प्रीकर्सर है
आपको याद रखनी है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया की, जो 1961 में कंस्टिट्यूट की गई थी, लाई गई थी थाईलैंड, फिलीपीन और मलेशिया के द्वारा। आसियान को क्रिएट कब किया गया था? तो 1967 में इसे क्रिएट किया गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड के द्वारा। इन्होंने आसियान डिक्लेरेशन को साइन की, फिर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बन गई आसियान। ठीक है, ये कुछ हिस्ट्री है, अगर हिस्ट्री पे यूपीएससी पूछेगी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको याद रखनी है कि इंडिया इसकी मेंबर नहीं है, ठीक है। और कौन कौन से मेंबर हैं? तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रूनी, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। तो ये सारी कंट्रीज इसके मेंबर हैं, इंडिया मेंबर नहीं है, आपको याद रखनी है। ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है कुडियाटम के बारे में, तो इसके बारे में हम देख लेंगे। आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हमारे प्रीलिम्स के लिए हो सकती है। तो ये है कुडियाटम, ये इमेज में आप देख सकते हैं, ऐसे ये परफॉर्म की जाती है। अब कुडियाटम संस्कृत थिएटर है, आपको याद रखनी है, और ये यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर 2008 में इंक्लूड की गई है। याद रखनी है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर है, क्योंकि इसी पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, और इसी पे 2024 में भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ था कि कौन सी रिसेंटली लिस्ट में ऐड हुई है, राइट, जिसकी आंसर थी गरबा। तो आपको इसे अच्छे से करना होगा। अब इसके बारे में हम कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ये डांस और ड्रामा है, कॉम्बिनेशन है डांस और ड्रामा की, केरला में की जाती है, याद रखनी है। और चक्यार्स जो सब क्लास हैं हिंदूज के, वो मेल रोल जो ट्रेडिशनली चक्यार्स जो कास्ट है, सब कास्ट, वो परफॉर्म करते हैं। और वुमेंस में कौन सी कास्ट इसे परफॉर्म करती हैं? तो अम्बला, वसी, नाम्बियार, ठीक है, ये कास्ट हैं जो फीमेल की रोल प्ले करती हैं। परफॉर्म ये 6 to 20 डेज तक होती है, आपको याद रखनी है। और थीम जो रहती है वो हिंदू माइथोलॉजी पे ही रहती है, आपको याद रखनी होगी। और विधु शाखा है कैरेक्टर, जो मलयालम में जो भी चल रही है पर्टिकुलर थिएटर में, उस स्टोरी को बताते हैं, ठीक है। और कैरेक्टर आपको याद रखनी है, जो कैरेक्टर परफॉर्म की जाती है इसके अंदर, वो संस्कृत लैंग्वेज में की जाती है, ठीक है। और मिज़हू एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इसमें यूज़ की जाती है, तो ये देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूज़ की जाती है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, और ये इतनी ही सफिशिएंट है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। ये एक न्यूज़ आई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे बात उठाई कि इसमें रिफॉर्म होनी चाहिए, कि रिफॉर्म होनी चाहिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में ही बात की गई थी, तो उसे हम देखेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल शॉर्ट फॉर्म है यूएनएससी। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की, आपको याद रखनी है। काम क्या करती है? तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करने में ये काम करती है, यानी फोकस करती है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है लोकेटेड यूएनएससी की? तो न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स। और क्या क्या इनके पास पावर्स हैं? तो पीस कीपिंग ऑपरेशन ये चलाती हैं, और इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाती हैं, या मिलिट्री एक्शंस को भी ये ऑथराइज करती हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सिर्फ एक ऐसी यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो रिजोल्यूशन को इशू करती है, और जो कि बाइंडिंग रहती है मेंबर स्टेट्स पे, बाइंडिंग रहती है इनकी रिजोल्यूशन। और ऐसी यही एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, याद रखनी है। और ये काउंसिल को क्रिएट कब की गई थी? तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसे क्रिएट की गई थी। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएनएससी में, आपको याद रखनी है, 15 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट। अब 5 कौन परमानेंट कंट्रीज हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। अब यही परमानेंट मेंबर्स क्यों बने? क्योंकि ये विक्टोरियस साबित हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो याद रखनी है कौन कौन है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें 10 परमानेंट मेंबर होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2 ईयर टर्म्स के लिए। इंडिया, आपको याद रखनी है, नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे इलेक्ट होती है, ठीक है। और ये एक पर्टिकुलर न्यूज़ आप देख सकते हैं कि 2022 में 8 टाइम के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया इलेक्ट हुई थी एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। अब जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात होगी, तो ये G4 कंट्री के बारे में भी बात की जाएगी, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील इंक्लूडेड हैं। ये हैं G4 कंट्रीज़, ठीक है, जो हमेशा एडवोकेट करते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाया जाए, ताकि ये जो कंट्रीज़ हैं इन्हें भी परमानेंट मेंबर
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर है, उसकी सीट इन्हें भी मिल पाए। ठीक है। और आज की लास्ट न्यूज़ ये है, ये पर्टिकुलर वाइट राइनो के बारे में न्यूज़ है। तो वाइट राइनोज हो या ब्लैक राइनोज हो या सुमात्रन राइनोज हो या वन हॉर्न राइनोज हो, इनके बारे में मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो में सारी टॉपिक्स कवर की हुई हैं, और वो अगर आप कर लेते हैं तो राइनोज की सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। और अगर कोई सी भी क्वेश्चन अगर राइनोज पे आती हैं वो आप इजीली वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो आई बटन में इसकी लिंक है, आप ये वीडियो तो ख़त्म हो ही चुकी है, आप क्लिक करके इस राइनो के बारे में सारी डिटेल्स हैं वो आप जान सकते हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेगी प्रीलिम्स में। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतनी टॉपिक्स कवर थी। और अगर आपने कुछ नई चीज़ें सीखी हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर सकते हैं। और ये चैनल पे अगर आप नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी साथ साथ में सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन होलिस्टिक मैनर में कर सकें। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।